एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो। बोल के क्या होता, एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो। एज एन MP माशाल्लाह से इम्तियाज जलील साहब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो बरसों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। नहीं, खुलदाबाद में अच्छी जगह है ना, साफ सुथरी जगह है। नहीं ऐसा अरे चले गए क्या कर सकते, जान दो, जिसको जाना है जाओ, क्यों न क्या करने का। हम जाएंगे सोलापुर को। सुनिए हमारे को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना BJP आ जाएगी। चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना कांग्रेस NCP बैठ के निकाह कर ली। अब मुफ्ती साहब फतवा दे सकते, वो सियासी निकाह कैसा होगा। नहीं जीते कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे, ऐसा देखा कि आसमान सब गिरने वाला है। मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रही, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी। तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की। अभी कुछ सर्वे बोल रहे हैं कि मोदी की जो है थोड़ी सी कम मतलब नेशनल का वहाँ से कैसा देखते आप 2024 नहीं, मेरे को नहीं मालूम साहब, मेरे पास कोई थर्मामीटर नहीं है कि लगा के ना तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और अभी 2024 को टाइम है। मगर देश की जो जनता है उनको ये देखना है कि 8 क्वार्टर से हमारी इकोनॉमी गिरते जा रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है, 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो चुका है। और कहीं पर भी आप चले जाइए, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो सही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो है ये और किसानों का मसला, बर्निंग मसला है। तो 24 में क्या होगा, कैसे होगा, मगर ये इश्यूज तो है पब्लिक के जरिए। होना चाहिए ना, होना चाहिए, इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, देखिए क्या होता है। इम्तियाज जलील साहब खासदार होने के बाद आप औरंगाबाद में आए हैं, आपको लग रहा है कुछ बदला हुआ है शहर में? नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। लॉकडाउन की वजह से मैं भी नहीं आ सका, वरना पहले आता था। लॉकडाउन 2 लॉकडाउन बीच में आया भी था मैं एक दिन के लिए, ऐसा नहीं कि पहली मरतबा आया। पहला काफ़ी डेवलपमेंट का काम इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं और जितना वो करना है कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो MP लैड फंड्स कोविड की वजह से अब नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में शुरू होंगे, मगर उसके बावजूद भी वो बराबर आप देखिए कि स्टेडियम का काम शुरू होने वाला है और नेहरू युवा केंद्र की नेहरू भवन की नई बिल्डिंग बनने वाली है। और गडकरी साहब से जाके मिले लंबा फ्लाईओवर के लिए जालना रोड पे। चौथा, वो खुद PIL डाले कोर्ट में अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स के जो स्केर्सिटी है। तो मैं समझता हूँ कि एज एन MP माशाल्लाह से इम्तियाज जलील साहब बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। जो बरसों से औरंगाबाद के इलेक्टोरेट जिस चीज़ को देखना चाह रहे थे कि डेवलपमेंट हो, काम हो, कोई MP जो है काम करे, वो उनको आज देखने को मिल रहा है। सर, मोदी के दौरे हुकूमत में रूस की सरहदें कितनी महत्वपूर्ण है, खासतौर पर चाइना कश्मीर? देखिए, चाइना ने एक कानून पास कर दिया अपने बॉर्डर्स के ऊपर, और चाइना ने, और उसके ऊपर मैं हाँ, अब आप फिर भी बताइए कि हमारे डेप्सांग, डेमचौक, गोगरा में जो लद्दाख में है, चीन की फौज बैठी हुई है। ये कैसा नेशनलिज्म है RSS का, BJP का, कि भारत की सरजमीन पर चीन बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं करते। और चीन ने जो अपना बाउंड्री लॉ बनाया है
मेरा सवाल मोदी गवर्नमेंट से ये है कि हमारी सरकार जो है AIB बैंक है जिसको चाइनीज कंट्रोल करते हैं, उनसे कर्जा लेके वैक्सीन खरीद रहे आप। वो बैंक को चाइनीज कंट्रोल लेते हैं, उनसे आप लेके वो कर रहे हैं। अच्छा, चाइना से ट्रेड हमारा ऑल टाइम हाई है, 100 बिलियन हो गया माशाल्लाह से। ये देखो, आप इनको कुछ बोलेंगे तो नहीं, हम ऐप बैन कर दिया बोलते हैं। चाइना और भूटान हमारा करीबी दोस्त, वो चाइना से बाउंड्री टॉक्स का फ्रेमवर्क बना लिया और हमारे नेबर्स का रिलेशन चाइना से अच्छा हो गया। चाइना आज भी लद्दाख में बैठा हुआ है, 18 महीने हो गए चाइना लद्दाख में बैठकर, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं तो मोदी सरकार से हमेशा डिमांड कर रहा हूं कि आप जो है ग्रुप ऑफ MPs को लद्दाख लेके जाइए, हमारे को दिखाइए ना क्या है लद्दाख में, चीन बैठा है नहीं बैठा है। 18 महीने से मोदी जी खुद बोले थे, आपको याद होगा ना, घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। तो फिर आज आप क्या बात करें डिसएंगेजमेंट की चाइना से? ये कैसा है, ये लोग कैसा, RSS कैसा खामोश बैठी हुई है भाई। वहां पर चीन घुस के बैठा है भारत क्या, और हम पोंगसोंगसू लेक में ऐसा उनसे फ्रेमवर्क करें कि भाई एक एरिया बना दिए, ठीक है आप में जाना। अरे मैं अपने घर में नहीं जा सकता हूँ, मैं अपने घर की जमीन में। ठीक है, ओके सर। अच्छा, क्या बदला कश्मीर में? कुछ नहीं बदला। 15 से हमारे भारत के सिपाहियों को टेररिस्ट उनकी जान ले लिए, सिविलियन किलिंग्स हो गए 20 से 25 वहां पे। पाकिस्तान से ड्रोन्स में हथियार आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं भैया आप? क्या कर रहे हैं वहां पे आप? कुछ नहीं कर रहे। और आप किसकी बातों में आकर आपने पाकिस्तान से सीज फायर दोबारा साइन किया भाई? किस बुनियाद पे साइन किया आपने सीज फायर को? कौन सा सीज फायर है जो हमारे सिपाही मर रहे हैं वहां पर? LAC पे चीन, LOC पे पाकिस्तानी हरकत कर रहा है और आप क्रिकेट मैच खेल रहे। क्रिकेट मैच हम बोले मत खेलो, हार गए तो खाली शम्मी को टारगेट बना रहे आप। क्या है, क्या फॉरेन पॉलिसी है मोदी सरकार की, बताइए आप। यूपी हुकूमत फिलहाल अभी देश विरोधी केस को बना रही है, बल्कि दिन ब दिन 10-20 देखिए सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सेडेशन का अगर किसी पे केस लगता तो वायलेंस होना जरूरी है। जो वायलेंस नहीं हो, सेडेशन कैसा होता बताइए? कैसा सेडेशन केस बुक करते आप? बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, अभी एक बेल ऑर्डर आया था 2 दिन पहले, आप देखोगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 38 और 39 ऑफ UAPA विल नॉट अप्लाई even if you are favoring some terrorist organization। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो। आप माने अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बस उसका देख के बोलता हूँ, मैं लाइव लॉ में पढ़ा, मैं वो बोलता नहीं मॉडल, बट देखिए बड़ा सेक्शन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, आप देख लीजिए। तो ये बात करेगी सेडेशन लगा दो, ये लगा दो। और आपके जो मिनिस्टर का बेटा है, उनको डेंगू हो गया तो मलेरिया हो गया तो जेल में टहल रहा, चमन में टहला था, टहल रहा। वो वीडियो वायरल हुआ तो जेल को भिजा दिया उसे। बाप मंत्री है और बेटे के ऊपर 302 का मुकदमा है और मोदी जी बोल रहे इंसाफ करेंगे। क्या इंसाफ करेंगे भाई आप? का इंसाफ होगा? थार गाड़ी उसकी, बाप की गाड़ी, और योगी बोलते अब्बा जी, अब्बा जान। अब ये अब्बा जान को क्या करेंगे जो मिनिस्टर बन के बैठे हुए? आप बताइए कि कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मिनिस्टर है, उसके बेटे पे मर्डर का चार्ज है, 4 किसानों को मारने का। अरे मॉरली तो आप उसको रिजाइन कराओ, जब कोर्ट डिसाइड करता
उसके बाद आप फैसला लो, मगर नहीं दिखाना चाह रहे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हुए, उसमें भी कास्टिज्म है, क्योंकि उनका ताल्लुक एक अपर कास्ट कम्युनिटी से, उनका वोट होना इलेक्शन के लिए, तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो अब्बा जान के बेटे को बचा रहे, ये इनके पॉलिटिक्स है। तीन प्रश्न विचारतो. एक म्हणजे निवडणूक शहरातली, औरंगाबाद शहरात आपण बैठक घेतात खुलताबाद, याचं नेमकं काय कारण आहे? दुसरं म्हणजे सोलापूर. नहीं, खुलदाबाद में अच्छी जगह है ना, साफ सुथरी जगह है। नहीं, ऐसा अरे मेरे भाई, हर चीज को आप ऐसा इतना माइक्रोस्कोप में मत लगा के देखो, दक्षिणी जबान में ऐसा नक्को देखो आप। दूसरा, सोलापुर में कुछ आपके नगर सेवक जो है, 6 नगर सेवक जो राष्ट्रवादी के स्टेज पर दिखाई दिए हैं कुछ दिन पहले, तो कुछ कार्रवाई होने वाली है? दूसरा और एक सवाल पूछना। नहीं, सुनिए, रुक जाइए। चले गए, क्या कर सकते हैं? जान दो, जिसको जाना है जाओ, जा सकते हो उन क्या करने का, हम जाएंगे सोलापुर को। तीसरा, अभी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो एमआईएम पार्टी इनमें से किन राज्यों में अपनी ताकत लगाकर लड़ेगी? यूपी में तो हम लड़ रहे हैं, यूपी में पूरी तैयारी कर रहे हैं, और यूपी में अच्छा खासा हमारा काम भी कितनी सीटें कुछ तो तो टाइम दीजिए, पूरा निकल के आएगा, दिसंबर में कोड ऑफ कंडक्ट आएगा तो बात मालूम। तो मुंबई, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, यहाँ के कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ेंगे लड़ोगे पूरे सीट? हाँ, लड़ेंगे इंशाल्लाह। अभी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, एनसीपी, बोल रहे हैं? अच्छा, ये 3 पार्टीज है, तो अब एमआईएम का बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा, शिवसेना और कांग्रेस का कहना है बिल्ली के खाब में छिछड़े रहते अरे छोड़िए ना, बिल्ली के खाब में छिछड़े रहते, मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये सब आगे ये तीनों पार्टियां साथ में लड़ेगी, हाँ, तो कहाँ सीटें बचेगी? तीनों मिलके लड़ रहे, आपने बोल दिए मिलके लड़ रहे, बोल के क्या होता, एक मर्द सब पे भारी, फिक्र मत करो। बी टीम बोल के हाँ, विधानसभा में बी टीम सुनिए, हमारे को बोले कि ओवैसी को मजलिस कोर्ट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी, चुनाव हो गए तो तीनों शिवसेना कांग्रेस एनसीपी बैठ के निकाह कर ली। अब मुफ्ती साहब फतवा दे सकते, वो सियासी निकाह कैसा होगा? निकाह कर लिए तीनों मिलकर, शादी कर ली। विधानसभा चुनाव में बाहर आई थी ना, खासदार साहब के घर में कोई लोग मिले, उनसे बात किए, क्या ऐसे कुछ तस्वीरें भी आई थी सामने बीच क्या मिले? बीच में विधानसभा इलेक्शन में मिले थे, कहते हैं, इसलिए हम पूछ रहे थे। मिले? हाँ, मिले। अरे नहीं, देखिए, अगर मिले तो घर में मिले ना, उम्मीदवार कैसे? अरे सुनिए, मिले होंगे तो उसमें बुरी बात क्या है? मगर हम लड़ रहे बीजेपी से, हम लड़ रहे, शिवसेना से लड़ रहे। जगन्नाथ। अच्छा, अभी ये तो 25 से 7 ओके, थैंक यू। आप सिलेक्टिव सिंपैथी की बात करते हैं, आप नाइंसाफी की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। लेकिन आप ही के लोग आपके साथ पूरी ताकत में है। देखिए, आप जहाँ भी लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, आपका लॉस होता है, इलेक्शन हार जाते हैं आप, तो ऐसा क्यों होता है? आपके लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप तो पूरी काउंट की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का भी आप कोलकाता की वहाँ की भी बात करते हैं। कहाँ हारे सर? कोलकाता में कहा आपने? कहाँ? कोलकाता में कहा? अरे भाई, पहला इलेक्शन सुनिए, पहला इलेक्शन हारने को जरूरी है, हारना, हारे ना, नेक्स्ट टाइम जीतेंगे। कितने 5 सीट लड़ा मैं, मगर कितना तूफान खड़ा कर दिया। सुनिए मेरे, आप सवाल, बहुत सारी सीटें जीते, ये तो सही, अरे ये तो सही, इतना आप लंच नहीं करे होंगे, भूख लग रही होंगी, मालूम था ना, तो मेरे को तो बोलने दीजिए, मेरे को भी भूख मिटाने दीजिए अपनी। हम 5 सीट लड़े, नहीं जीते, कोई बात नहीं, मगर कितना तूफान खड़ा करे, ऐसा देखा कि आसमान सब गिरने वाला है। मगर वही ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लोगों को ले रही, वही कांग्रेस इनको बोल रही जो हमको बोलती थी, वही ममता बनर्जी कांग्रेस को बोल रही जो हमको बोलती थी।
तो ये क्या डीलिंग हो गई इन लोगों की? ये क्या डीलिंग है बताइए? आसाम के कांग्रेस के लीडर को ले लिए, क्या हुआ बताइए फिर? और गोवा में जाके ममता बनर्जी मीटिंग को एड्रेस कर रहे, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे, वही बिहार में हम 19 सीट लड़े, 5 जीते, 9 पे लालू कांग्रेस जीते, 6 पे एनडीए जीता। कितना तूफान मचा है। अब दोनों लड़ रहे, तो क्या है भाई ये होली अलायंस है क्या ये? सवाल मेरा ये नहीं हम देखिए आपका मुसलमान आपके साथ है, हाँ? आप मुसलमानों की बात करते हैं, आप कौम की बात करते हैं, देखिए आपको ये लोग आपके साथ नहीं आपकी गलतफहमी दूर कर दे रहा हूँ। आप क्यों से मुसलमान हो रहे? मेरे साथ दलित भी है, मेरे साथ आदिवासी भी है, मेरे साथ हर वो आदमी है जो इंसाफ को पसंद करता। क्यों नहीं है भाई? बिल्कुल है। और आप चेंज देखते जाएंगे और चेंज होगा इंशाल्लाह माहौल। ये टर्नआउट में नहीं दिखता है, इसीलिए नहीं अरे टर्न आउट में भी दिख रहा भाई। देखिए 21 साल के शिवसेना को एमपी को कौन हराई? कांग्रेस हराई, एनसीपी हराई, औरंगाबाद की जनता हरा दी उनको। तो ये भी तो फैक्ट है ना। तो ओबीसी रिजर्वेशन को लेके काफी मैं बोल दिया ओबीसी के बारे में, आपके लिए फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम बीजेपी गवर्नमेंट को ये चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनको ओबीसी से मोहब्बत है तो 50% लिमिट को ब्रीच करिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करिए, बिल लेकर आइए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो समाज का 50% है उसको 27% कैसा मिलेगा रिजर्वेशन? ये तो नाइंसाफी है ना। जो 10% है उनको आप 20% दे रहे, ये क्या बात है भाई? तो 50% लिमिट को ब्रीच करना और ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है, सब कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। अभी थर्ड अलायंस बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, तो मीटिंग भी कर रहे हैं, ममता जी है, शरद पवार है, बीच में मीटिंग भी हो रही है नेशनल लेवल पर। आपको कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि जो इन सब लोगों को इकट्ठा ला सकता है और किसके साथ जाना चाहिए, ऐसा कोई चेहरा आपको लगता है? अरे भाई ममता बनर्जी कांग्रेस आजकल टक्कर में है, एक दूसरे को बोल रहे बीटी इनसे पैसे ले लिए, उससे ले लिए। अब वो उनसे पूछ लो कौन सा चेहरा है, क्या है, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन ये अलायंस सक्सेस हो सकता है। कौन सा? थर्ड अलायंस जो मोदी के खिलाफ खड़ा होगा, कहाँ का अलायंस? ये पार्टी होगा, कौन सी आइडियोलॉजी पे बेस रहेगा जिसमें शिवसेना भी रहेंगी? शरद पवार लगता है अरे जिसमें शिवसेना भी रहेंगी। शरद पवार ऐसे चेहरा होगी क्या? हाँ? शरद पवार थर्ड अलायंस की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, स्टैंड ही नहीं हो सकता, ऐसा कहना है आपका? नहीं देखिए आप मेरे मुंह में अल्फाज मत डालिए। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे मुंह मेरी जबान है, आपकी जबान नहीं है। और मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, और ये है कि अभी 24 को टाइम है। थैंक यू फॉर गिविंग।